लेप्रेसी के मरीजों का दुख क्या है, पीड़ा क्या है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लेप्रेसी के मरीज जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। उसके पीछे का कारण है कि जो भी अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो इनएडिक्वेट हैं। अभी साइंस जो है चंद्रमा पर पहुंच गया है, नए नए तरीके के रॉकेट्स, बॉम्ब्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तमाम तरह की चीज़ें बन चुकी हैं, लेकिन लेप्रेसी जैसी छोटी बीमारी का अभी तक पूरी तरह से अच्छा इलाज उपलब्ध नहीं है साइंस के बाद। यही इसी चीज़ की पीड़ा और दुख लेप्रेसी के मरीजों के हैं। तो लेप्रेसी के मरीजों में ENL नाम की एक प्रॉब्लम होती है, एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम जिसे बोला जाता है। उसमें व्यक्ति के शरीर पर लाल लाल गांठें पैदा होती हैं। तो उन गांठों की साइज़ जो होती है कभी कभी सेंटीमीटर्स में होती है। साधारणतः उन गांठों की साइज़ कुछ mm में होती है, मतलब इनका जो साइज़ होता है यूजुअली 0.5 to 1 सेंटीमीटर का होता है, लेकिन कभी कभी इन गांठों की साइज़ जो होती है बड़ी भी हो सकती है। और ये जो गांठें होती हैं ये लाल हो सकती हैं, कभी कभी स्किन में निचली परतों में दबी हुई होती हैं और इन पे छाले भी बन सकते हैं, और सीवियर केसेस में इनमें अल्सर भी बन सकता है, छाले भी पड़ करके फिर अल्सर भी बन सकता है। और ये गांठें जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा दर्द से भरी होती हैं, और इनके साथ में व्यक्ति को बुखार आना, शरीर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सब परेशानी भी बहुत ही सामान्य बात है। भूख की कमी होना, बिल्कुल बीमार सा, बिल्कुल रोगी जैसा शरीर प्रतीत होना, ये बहुत ही सामान्य बात है जब भी ENL का रिएक्शन आता है। तो ENL के ट्रीटमेंट के लिए अभी हमारे पास साइंस के पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, एरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम। लेकिन ये ऑप्शंस जो होते हैं उनके कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। जो ENL की प्रॉब्लम है ये केवल स्किन लिमिटेड नहीं होती है, इसका कभी कभी बॉडी के अंदर के अंग पर भी असर पड़ता है। जैसे ये जोड़ों पर असर कर सकता है जिसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है, आर्थ्रल्जिया हो सकता है। जो टेस्टिकल्स होती हैं, जो अंडे होते हैं, टेस्टिस जो होता है उसमें भी इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है और दर्द पैदा कर सकता है। इसी तरह से कुछ केसेस में शरीर के अंदर के अंग पर भी असर कर सकता है, जिसमें कि जो लीवर, किडनी, हार्ट, इन सब ऑर्गन्स पर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेप्रेसी का असर आ सकता है। यदि छाले शरीर में बड़े बड़े हों तो वो फोकस ऑफ इन्फेक्शन भी बन जाता है, जिसको बोला जाता है सेप्टिसिमिया, और इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाता है और इसकी वजह से डेथ भी रिपोर्टेड है। इसी तरह से किडनी के इन्वॉल्वमेंट से किडनी के फेल होने का चांस हो सकता है और उससे भी डेथ होने का रिस्क बना रहता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन एक छोटी सी बीमारी लेप्रेसी से होने का चांसेस होता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो इसमें जो विडंबना ये है कि लंबे समय तक दवाई खाने के बाद भी इस तरह की परेशानी और पीड़ा से मरीज को गुजरना पड़ता है, और ये पीड़ा तकलीफ केवल एक समय की नहीं होती है, ये बार बार हो सकती है। तो उसके पीछे के कारण भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेप्रेसी के जो ENL रिएक्शन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण दवाई इस्तेमाल होती है वो होती है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की दवाइयाँ, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन। ये दो दवाई बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ये दवाई जो होती है बहुत ही ज़्यादा कारगर है ENL के रिएक्शन को ख़त्म करने के लिए या फिर रोकने के लिए। लेकिन ये इस दवाई के साथ परेशानी क्या है, यदि इस दवाई को हाई डोज में दी जाए और लंबे समय तक दी जाए तो इस दवाई की वजह से तमाम तरह की बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। तो इसीलिए डॉक्टर कभी भी लंबे समय के लिए इस दवाइयों को नहीं देता है। जैसे ही आपका ENL का रिएक्शन कंट्रोल हुआ वैसे ही दवाई आपका कम की जाने लगती हैं, और कभी कभी जब दवाई कम की जा रही होती है तो उस कंडीशन में रिएक्शन फिर से प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब रिएक्शन वापस आ जाता है। तो यहीं पर मरीज फिर से घबरा जाता है कि दवाई तो मैं खा ही रहा था डॉक्टर के बताए हुए निर्देशानुसार, फिर भी रिएक्शन प्रेसिपिटेट हो गया। तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बात आ जाती है। लेप्रेसी की तो दवाई व्यक्ति खा ही रहा होता है, डेप्सोन, रिफाम्पिसिन, हेंसाप्रान, उसके साथ में प्रेडनिसोलोन की भी दवाई खा रहा होता है, और दवाई जैसे ही कम की जाती है तो रिएक्शन कभी कभी वापस आ जाता है। यहीं पर सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी, सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी मरीज को होती है कि दवाई तो मैं डॉक्टर के निर्देश के हिसाब से ही खा रहा था लेकिन फिर भी वापस आ गया। तो ऐसे कंडीशन में मरीज फ्रस्ट्रेट होकर के कई बार डॉक्टर बदलने लगता है। कई बार इधर दर दर ठोकर भटकना, ये सब शुरुआत हो जाती है। उसे कई बार विश्वास भी डॉक्टर के ऊपर छूट जाता है, तो वो दूसरे डॉक्टर के यहाँ जाता है, फिर तीसरे के यहाँ, चौथे के यहाँ। तो कई बार इस प्रक्रिया में ट्रीटमेंट भी इंटरप्ट हो जाता है, मतलब कि दवाई बंद करके कभी कभी दूसरी पैथीज की दवाइयाँ शुरू कर देता है। तो ऐसे जो चीज़ जल्दी ख़त्म हो जानी थी वो परेशानी और लंबी खिंच जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं। तो दूसरी जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो यूज़ की जाती है थैलेडोमाइड नाम की दवाई।
तो ये जो दवाई होती है 100 मिलीग्राम के डोज में दिन में 2 से 4 बार व्यक्ति को लेनी होती है। तो ये दवाई भी बहुत ही ज़्यादा कारगर दवाई होती है। मतलब ये ईएनएल के सिम्टम को रोकने के लिए, ईएनएल दोबारा न हो उसको भी रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर दवाई है। लेकिन इस दवाई के साथ क्या प्रॉब्लम है, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगी दवाई है, जो कि सबसे जो सस्ती कंपनी दवाई बनाती है मार्केट में वो भी 40 से 50 रुपये पर गोली के दाम पर बेचती है। तो यदि दिन में 3 से 4 गोली लेनी हो तो व्यक्ति का 200 रुपये के आसपास, 150 से 200 रुपये के आसपास का डेली का खर्च हो जाता है, जो कि सामान्य आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है इस दवाई का खर्च उठाने में। इस वजह से भी डॉक्टर इस दवाई को जल्दी से कम करके बंद करने की कोशिश करता है। दूसरा, इसकी वजह से भी होने वाले साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि ये दवाई नसों को कभी कभी खराब करता है। मतलब थैलिडोमाइड की वजह से कभी कभी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर इस दवाई को बंद कर देता है। दूसरा, कभी कभी इस दवाई की वजह से कॉन्स्टिपेशन और सिडेशन कुछ मरीजों में, बहुत थोड़े मरीजों में प्रोमिनेंट होता है, ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये दवाई भी चल पानी मुश्किल होती है। और इस दवाई के भी बंद करने पर या कम करने पर ईएनएल का रिएक्शन प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इस वजह से फिर से मरीज के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन होता है कि दवाई ठीक से खा रहा था, डॉक्टर ने ही दवाई कम किया था, फिर भी ईएनएल का लीजन, बुखार, जोड़ में दर्द, शरीर में गांठें बनना, ये सब वापस आ जाती हैं। जो दूसरी दवाइयाँ होती हैं उसमें होती हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। ये दवाइयाँ जो होती हैं ये भी बहुत ज़्यादा कारगर होती हैं, लेकिन ये दवाइयाँ भी साइड इफ़ेक्ट के साथ होती हैं। तो यदि ज़्यादा समय तक इन दवाइयों को ले लिया जाए, जिसमें कि प्रमुख दवाइयाँ हैं डाइक्लोफिनैक, आइबुप्रोफेन, ये दवाइयों को भी ज़्यादा समय तक ले लिया जाए तो इनका भी कुछ मरीजों में किडनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पाया गया है। तो इस वजह से भी डॉक्टर इन दवाइयों को बहुत ही थोड़े समय के लिए, बहुत शॉर्ट समय के लिए देने की कोशिश करते हैं। इनको भी जैसे रिएक्शन कंट्रोल हुआ तैसे ही बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका भी साइड इफ़ेक्ट कुछ मरीजों में प्रोमिनेंट होता है, जिससे डॉक्टर जल्दी से बंद करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो दवाई होती है वो होती है मेथोट्रेक्सेट नाम की दवाई। तो ये दवाई साधारणतः बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित होती है, लेकिन इसकी जो नॉर्मल डोजेज हैं उस पर ईएनएल में इसका जो इफेक्ट है वो सीमित है। मतलब कि ये उतनी फायदेमंद नहीं है जितनी ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप की, मतलब प्रेडनिसोलोन जो दवाई है या फिर थैलिडोमाइड जितनी कारगर है उतनी कारगर नहीं होती है। तो ये एक तरह से सपोर्टिव मेडिसिन होती है, मेन मेडिसिन नहीं होती है। इसी तरह से जो दूसरी दवाइयाँ हैं जैसे साइक्लोस्पोरिन, कॉल्चिसिन, ये सब दवाइयाँ भी सपोर्टिव मेडिसिन हैं। कुछ न्यूअर दवाइयाँ अब आ चुकी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ईएनएल के मरीजों में हेल्पफुल पाई गई हैं और जटिल केसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बायोलॉजिकल्स ग्रुप की दवाइयाँ हैं। लेकिन ये दवाइयाँ अभी के समय में इतनी महंगी हैं कि उसको अफोर्ड कर पाना एक साधारण व्यक्ति की क्षमता के बिल्कुल ही बाहर है। इनके एक इंजेक्शन 20,000, 30,000, 40,000 रुपये के आते हैं। तो ये दवाइयाँ अभी साधारण लोगों की पहुँच से बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। और चूँकि नई दवाइयाँ हैं तो इस पर अभी बहुत सारा रिसर्च भी होना बाकी है, तो इस वजह से भी डॉक्टर्स इन्हें फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं यूज़ करते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि संक्षेप में कहा जाए तो लेप्रेसी का ट्रीटमेंट इटसेल्फ बहुत ही लंबा है। मरीज को लगभग 6 महीने से लेकर के 1 साल तक का कोर्स करना पड़ता है और उस दौरान व्यक्ति को ईएनएल के रिएक्शन पैदा होते रहते हैं। और चूंकि डॉक्टर लगातार स्टेरॉइड्स या थैलिडोमाइड ग्रुप की दवाई को लंबे समय तक नहीं चला सकता है, तो कई बार दवाइयाँ बंद करने पर रिएक्शन वापस आ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एक मरीज के तौर पर आपको क्या करना है, तो आपको ये समझना है कि ईएनएल जो है वो एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकती है और रिकरेंट सिचुएशन हो सकती है। मतलब दवाइयों को बंद करने या कम करने पे बार बार पैदा हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि 3 से 5 बार, 7 बार भी ईएनएल की रिएक्शन वापस आ जाए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको रिएक्शन को दोबारा न होने देने के लिए डॉक्टर आपको साइड इफ़ेक्ट से होते हुए गुजरने दें। तो ये गलत प्रोटोकॉल होता है। ईएनएल के मैनेजमेंट का जो प्रोटोकॉल अभी के समय में जो भी उपलब्ध दवाइयाँ हैं उसके अनुसार इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब जब आपको ईएनएल रिएक्शन हुआ उस समय तेज़ दवाइयाँ चलाई गई, जब ईएनएल रिएक्शन ख़त्म हो गया तो दवाइयाँ तेज़ी से कम की जाएंगी, जिससे कि आप दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से बच सकें। तो ऐसा करने में इस बात का रिस्क तो है कि दोबारा ईएनएल आ जाएगा, लेकिन आप दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी बच जाएंगे। और ईएनएल का रिएक्शन दोबारा आया तो आपका डॉक्टर फिर से आपकी दवाइयों को तेज़ कर देगा और ईएनएल के रिएक्शन पे कंट्रोलिंग पा लिया जाएगा। लेकिन मोटे मोटे शब्दों में ये कहा जाए कि इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए और दोबारा न आने देने के लिए सुरक्षित विकल्प अभी के समय में कम ही हैं डॉक्टर के पास में। तो जो भी उपलब्ध विकल्प हैं उन्हीं से डॉक्टर को काम चलाना पड़ेगा।
तो ऐसे में दोबारा रिएक्शन आए तो मन छोटा नहीं करना है, घबराना नहीं है, आपको अपने ट्रीटमेंट से जुड़े रहना है। क्योंकि यदि आप ट्रीटमेंट से नहीं जुड़े रहेंगे तो उस कंडीशन में आपके पास क्या विकल्प है, क्योंकि इसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ एक मायने में नहीं रिकमेंड की जाती हैं लेप्रेसी और इसके रिएक्शन में, क्योंकि वो उनके ऊपर रिसर्च नहीं उपलब्ध है। और एक मायने में ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो इस बीमारी के समकक्ष जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उतना अच्छा कारगर नहीं है। तो अभी आपको अंग्रेजी दवाइयों से ही काम चलाना पड़ेगा, और अंग्रेजी दवाइयों में भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छे ऑप्शंस अभी भी आने बाकी हैं, ऐसे ऑप्शंस कि जिसमें व्यक्ति को थोड़े समय तक दवाइयाँ दी जाएँ और दोबारा ENL न आए। धीरे धीरे कुछ नई वैक्सीन्स अब आने लगी हैं, जैसे BCG नाम की एक वैक्सीन है। वो वैक्सीन अब पाया जा रहा है रिसर्च में कि उसको यदि मरीज़ को एक टीका होता है, उसको यदि कई बार महीने महीने के गैप पे लगाया जाए तो उस कंडीशन में जो ENL के एपिसोड्स हैं, फ्यूचर एपिसोड मतलब भविष्य में होने वाले एपिसोड्स हैं, वो कम किए जा सकते हैं। मतलब यदि BCG वैक्सीन जिनमें 9 लगाया जाए उनमें व्यक्ति ज़्यादा ENL के एपिसोड्स डेवलप करता है मल्टीपल टाइम्स कंपेयर टू जिनमें BCG लगाया गया। इसी तरह से और भी नई वैक्सीन्स रिसर्च लाइन में हैं, लेकिन ज़्यादा उपयोग में BCG वैक्सीन ही है। तो आपको अपना ट्रीटमेंट पूरी तरह से पूरा करना है। जो 1 साल का कोर्स आपका डॉक्टर बताए उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे कितनी भी आप परेशानी पीड़ा से गुजरें। परेशानी तकलीफ ENL का हो तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से मिल करके तेज़ दवाइयाँ जो भी आपका डॉक्टर देगा उसे लेना है। साइड इफ़ेक्ट मॉनिटरिंग के लिए कुछ टेस्ट करवाएगा, उसको नियम से करवा लेना है। तो इससे आप ENL को कंट्रोल कर पाएंगे और एक समय आएगा जब इससे आप पूरी तरह से मुक्त हो पाएंगे। निश्चय ही ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि 1 साल का कोर्स मैंने पूरा कर लिया दवाई का, फिर भी मुझे ENL का रिएक्शन ट्रीटमेंट पूरा करने के बाद भी आ रहा है। तो ये फ्रस्ट्रेटिंग तो सबके लिए होगा, किसी के लिए कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जो पीड़ा और फ्रस्ट्रेशन से बच पाए। लेकिन उसमें जो अवेलेबल विकल्प हैं उन्हीं का उपयोग करते हुए इसको ठीक करना है और आगे बढ़ना है। तो ट्रीटमेंट यदि प्रॉपरली चलता रहा तो एक समय आता है जब बॉडी से बैक्टीरियल जो लोड है वो कम हो जाता है और व्यक्ति का ENL लीजन आना कम हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। तो इसमें ट्रीटमेंट से बिल्कुल जुड़े रहें, बिल्कुल घबराएं नहीं, बिल्कुल साहस धैर्य न खोएं। निश्चय ही एक परीक्षा की तरह से है, लेकिन इसमें धैर्य साहस को नहीं खोना है और ट्रीटमेंट से जुड़े रहना है। यदि आप जुड़े रहेंगे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल अधिकतम में एक समय आएगा कि जब आप इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू।